कभी कभी जिंदगी में एक लम्हा, एक एहसास, एक खुशबू या एक याद इंसान के दिल दिमाग पर ऐसा नक्श छोड़ जाती है कि बरसों बाद भी वो मिटती नहीं। कुछ चीजें आंख से नहीं देखी जाती मगर इंसान के अंदर बहुत गहराई तक उतर जाती हैं। सादत हसन मंटो का अफसाना बू एक ऐसे ही एहसास की कहानी है। हमारा मानना है कि किताब जो है वो हम सफर है। किताब जो है जिंदगी। बलूचिस्तान की अवामी दास्तानों में हानी और शह मुरीद गालिबन सबसे पुरानी तरह लोग किताबों से जुड़ जाएं। इल्म ये सन 1951 की बात है कि मैंने शायद अहमद दहलवी की ज़बानी उन यादों की दिलचस्प। मैं हूं आपका मेजबान आरिफ बाहली। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों साहिबों, मैं हूं आरिफ बाहलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोलती किताबें। आज हम लेकर हाजिर हुए हैं मंटो का एक ऐसा अफसाना जो बज़ाहिर बहुत सादा लगता है मगर जूं जूं आगे बढ़ता है इंसान के बातिन, ख्वाहिश, याद और कशिश की एक अजीब दुनिया खोलता चला जाता है। यह अफसाना है बू। यह कहानी सिर्फ एक शख्स की पसंद या नापसंद की नहीं, सिर्फ जिस्मानी कशिश की नहीं, बल्कि ये उस नादीदा कैफियत की कहानी है जो कभी एक लम्हे में दिल पर उतरती है और फिर सारी उम्र इंसान के साथ चलती रहती है। मंटो ने बू में किसी शोर, किसी नारे या किसी बड़े वाक़े का सहारा नहीं लिया, बल्कि एक निहायत बारीक एहसास को इस तरह लफ्ज़ दिया है कि सुनने वाला खुद अपने अंदर झांकने पर मजबूर हो जाता है। यह अफसाना बताता है कि इंसान सिर्फ वो नहीं चाहता जो खूबसूरत नजर आए, कभी कभी वो उस सच्चाई, उस तासीर और उस अनजानी कशिश से भी बंध जाता है जिसे वो खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पाता। तो आइए सुनते हैं सादत हसन मंटो का निहायत मुनफरिद और नफ्सियाती अफसाना बू। बरसात के यही दिन थे। खिड़की के बाहर पीपल के पत्ते इसी तरह नहा रहे थे। सागवान के उस स्प्रिंगदार पलंग पर जो अब खिड़की के पास से थोड़ा इधर सरका दिया गया था, एक घाटन लौंडिया रणधीर के साथ चिमटी हुई थी। खिड़की के पास बाहर पीपल के नहाए हुए पत्ते रात की दुधियाले अंधेरे में झुमकों की तरह थरथरा रहे थे और शाम के वक्त जब दिन भर एक अंग्रेजी अखबार की सारी खबरें और इश्तिहार पढ़ने के बाद जब वो बालकनी में जरा तफरी की खातिर आ खड़ा हुआ था तो उसने उस घाटन लड़की को जो साथ वाले रस्सियों के कारखाने में काम करती थी और बारिश से बचने के लिए इमली के पेड़ के नीचे खड़ी थी, खांस खांस कर अपनी तरफ मुतवज्जो कर लिया था और उसके बाद हाथ के इशारे से ऊपर बुला लिया था। वो कई दिन से शदीद किस्म की तन्हाई महसूस कर रहा था। जंग के बायस बंबई की तकरीबन तमाम क्रिश्चियन छोकरियां जो सस्ते दामों मिल जाया करती थीं, औरतों की एक्सिलरी फोर्स में भर्ती हो गई थीं। उनमें से कई एक ने फोर्ट के इलाके में डांस स्कूल खोल लिए थे जहां सिर्फ फौजी गोरों को जाने की इजाजत थी। रणधीर बहुत उदास हो गया था। उसकी उदासी की एक वजह तो ये थी कि क्रिश्चियन छोकरियां नायाब हो गई थीं। दूसरी वजह यह भी थी कि फौजी गोरों के मुकाबले में कहीं ज्यादा महज़्ज़ब, तालीम याफ्ता, सेहतमंद और खूबसूरत था। सिर्फ इसलिए उस पर कहवा खानों के दरवाजे बंद कर दिए गए थे कि उसकी चमड़ी सफेद नहीं थी। जंग से पहले रणधीर नागपाड़ा और ताज होटल के कई मशहूर व मारूफ क्रिश्चियन लड़कियों से जिस्मानी ताल्लुकात कायम कर चुका था। उसे बखूबी इल्म था कि इस किस्म के ताल्लुकात की क्रिश्चियन लड़कों के मुकाबले में कहीं ज्यादा मालूमात रखता था, जिनसे लड़कियां फैशन के तौर पर रोमांस लड़ाती हैं और बाद में किसी चुगत से शादी कर लेती हैं। रणधीर ने महज दिल ही दिल में हेजल से बदला लेने की खातिर उस घाटन लड़की को इशारे से ऊपर बुला लिया था। हेजल उसके फ्लैट के नीचे रहती थी और हर रोज सुबह वर्दी पहनकर कटे हुए बालों पर खाकी रंग की टोपी तिरछे जाविये से जमा कर बाहर निकलती थी और इस अंदाज से चलती थी कि गोया फुटपाथ पर तमाम जानने वाले उसके कदमों के आगे टाट की तरह बिछते चले जाएंगे। रणधीर ने सोचा था कि आखिर क्यों वो उन क्रिश्चियन छोकरियों की तरफ इतना ज्यादा रागिब है। इसमें कोई शक नहीं कि वो अपने जिस्म की तमाम काबिल नुमाइश चीज़ों की अच्छी तरह नुमाइश करती हैं। किसी किस्म की झिझक महसूस किए बगैर अपने अय्याम की बेतरतीबी का जिक्र कर देती हैं, अपने पुराने मुआशरों का हाल सुनाती हैं। जब डांस की धुन सुनती हैं तो अपनी टांगें थिरकाना शुरू कर देती हैं। ये सब ठीक है, लेकिन कोई भी औरत इन तमाम खूबियों की हामिल हो सकती है।
रणधीर ने जब घाटन लड़की को इशारे से ऊपर बुलाया तो उसे किसी तरह भी इस बात का यकीन नहीं था कि वो उसे अपने साथ सुलाएगा। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद उसने उसके भीगे हुए कपड़े देखकर यह ख्याल किया था कि कहीं ऐसा ना हो कि बेचारी को नमूनिया हो जाए। तो रणधीर ने उसे कहा था, ये कपड़े उतार दो, सर्दी लग जाएगी। वो रणधीर की इस बात का मतलब समझ गई थी, क्योंकि उसकी आंखों में शर्म के लाल डोरे तैर गए थे। लेकिन बाद में जब रणधीर ने उसे अपनी धोती निकाल कर दी तो उसने कुछ देर सोचकर अपना काष्ठा खोला, जिस पर मैल भीगने की वजह से और भी नुमाया हो गया था। काष्ठा खोलकर उसने एक तरफ रख दिया और जल्दी से धोती अपनी रानों पर डाल ली। फिर उसने अपनी फंसी फंसी चोली उतारने की कोशिश की, जिसके दोनों किनारों को मिलाकर उसने एक गांठ दे रखी थी। वो गांठ उसके तंदुरुस्त सीने के नन्हे मगर मैले गढ़े में जज्ब सी हो गई थी। देर तक वो अपने घिसे हुए नाखूनों की मदद से चोली की गांठें खोलने की कोशिश करती रही, जो भीगने की वजह से बहुत ज्यादा मजबूत हो गई थी। जब थक हार कर बैठ गई तो उसने मराठी जबान में रणधीर से कुछ कहा, जिसका मतलब यह था, मैं क्या करूं, नहीं खुलती। रणधीर उसके पास बैठ गया और गिरह खोलने लगा। थक हार कर उसने एक हाथ में चोली का एक सिरा पकड़ा, दूसरे हाथ में दूसरा, और जोर से खींचा। गिरह एकदम फिसली, रणधीर के हाथ जोर में इधर उधर बटे और दो धड़कती हुई छातियां नमूदार हुईं। लम्हा भर के लिए रणधीर ने सोचा कि उसके अपने हाथों ने इस घाटन लड़की के सीने पर नरम नरम गुधी हुई मिट्टी को माहिर कुम्हार की तरह दो प्यालों की शक्ल बना दी है। उसकी सेहतमंद छातियों में वही गदराहट, वही जाज़िबियत, वही तरावत, वही गरम गरम ठंडक थी जो कुम्हार के हाथों से निकले हुए ताजा ताजा कच्चे बर्तनों में होती है। मिटमैले रंग की उन जवान छातियों में, जो बिल्कुल बेदाग थीं, एक अजीब किस्म की चमक महलूल थी। स्याही माइल गंदुमी रंग के नीचे धुंधली रोशनी की एक तह सी थी, जिसने एक अजीब व गरीब किस्म की चमक पैदा कर दी थी, जो चमक होते हुए भी चमक नहीं थी। उसके सीने पर छातियों के ये उभारिये ऐसे दिए मालूम होते थे जो तालाब के गदले पानी पर जल रहे हों। बरसात के यही दिन थे। खिड़की के बाहर पीपल के पत्ते उसी तरह कपकपा रहे थे। लड़की के दोनों कपड़े, जो पानी में शराबूर हो चुके थे, एक गलीज ढेर की शक्ल में फर्श पर पड़े थे और वो रणधीर के साथ चिमटी हुई थी। उसके नंगे और मैले बदन की गर्मी रणधीर के जिस्म में वो कैफियत पैदा कर रही थी जो सख्त सर्दियों में नाइयों के गलीज गर्म हम्माम में नहाते वक्त महसूस हुआ करती है। सारी रात वो रणधीर के साथ चिमटी रही। दोनों जैसे एक दूसरे के मदगम हो गए थे। उन्होंने बमुश्किल एक दो बातें की होंगी, क्योंकि जो कुछ उन्होंने कहना था सांसों, होठों और हाथों से तय हो रहा था। रणधीर के हाथ सारी रात उसकी छातियों पर हवाई लम्स की तरह फिरते रहे। छोटी छोटी चूचियां और वो मोटे मोटे मसाम, जो चारों तरफ एक स्याह दायरे की शक्ल में फैले हुए थे, उस हवाई लम्स से जाग उठते और घाटन लड़की के सारे जिस्म में ऐसा इर्ताश पैदा हो जाता कि रणधीर खुद भी एक लहजे के लिए कपकपा उठता। ऐसी कपकपाहटों से रणधीर का सैकड़ों बार वास्ता पड़ चुका था। वो इनको बखूबी जानता था। कई लड़कियों के नर्म नाजुक और सख्त सीनों से अपना सीना मिलाकर कई कई रातें गुजार चुका था। वो ऐसी लड़कियों के साथ भी रह चुका था जो बिल्कुल उसके साथ लेटकर घर की वो सारी बातें सुना दिया करती थीं जो किसी गैर के लिए नहीं होती। वो ऐसी लड़कियों से भी जिस्मानी ताल्लुक कायम कर चुका था जो सारी मशक्कत करती थीं और उसे कोई तकलीफ नहीं देती थी। लेकिन ये घाटन लड़की जो पेड़ के नीचे भीगी हुई खड़ी थी और जिसे उसने इशारे से ऊपर बुला लिया था, मुख्तलिफ थी। सारी रात रणधीर को उसके जिस्म से एक अजीब किस्म की बू आती रही थी। उस बू को, जो बैक वक्त खुशबू भी थी और बदबू भी, वो तमाम रात पीता रहा था। उसकी बगलों से, उसकी छातियों से, उसके बालों से, उसके पेट से, हर जगह से ये जो बदबू भी थी और खुशबू भी रणधीर के हर सांस में मौजूद थी। तमाम रात वो सोचता रहा था कि ये घाटन लड़की बिल्कुल करीब होने पर भी हरगिज हरगिज उतनी ज्यादा करीब ना होती अगर उसके जिस्म से ये बू न उड़ती। ये बू जो उसके दिलो दिमाग की हर सलवट में रींग रही थी, उसके तमाम पुराने और नए ख्यालों में रच गई थी। उस बू ने इस लड़की को और रणधीर को एक रात के लिए आपस में हल कर दिया था।
दोनों एक दूसरे के अंदर दाखिल हो गए थे, अमीक तरीन गहराइयों में उतर गए थे, जहां पहुंचकर वो एक खालिस इंसानी लज्जत में तब्दील हो गए थे। ऐसी लज्जत जो लम्हाती होने के बावजूद दायमी थी, जो माइले परवाज होने के बावजूद साकिन और जामिद थी। वो दोनों एक ऐसा पंछी बन गए थे जो आसमान की नीलाहटों में उड़ता उड़ता गैर मुतहर्रिक दिखाई देता है। उस बू को जो उस घाटन लड़की के हर मसाम से बाहर निकलती थी, रणधीर अच्छी तरह समझता था, हालांकि वो इसका तज्जिया नहीं कर सकता था। जिस तरह बाज औकात मिट्टी पर पानी छिड़कने से सौंधी सौंधी बास पैदा होती है, लेकिन नहीं, वो बू कुछ और ही किस्म की थी। उसमें लवेंडर और इत्र का मसनूईपन नहीं था, वो बिल्कुल असली थी, औरत और मर्द के बाहमी ताल्लुक की तरह असली और अजली। रणधीर को पसीने की बू से सख्त नफरत थी। वो नहाने के बाद आमतौर पर अपनी बगलों वगैरह में खुशबूदार पाउडर लगाता था या कोई ऐसी दवा इस्तेमाल करता था जिससे पसीने की बू दब जाए। लेकिन हैरत है कि उसने कई बार उस घाटन लड़की की बालों भरी बगलों को चूमा और उसे बिल्कुल घिन न आई, बल्कि अजीब तरह की लज्जत महसूस हुई। उसकी बगलों के नरम नरम बाल पसीने के बायस गीले हो रहे थे, उनसे वही बू निकलती थी जो गायत दर्जा काबिल फहम होने के बावजूद नाकाबिल फहम थी। रणधीर को ऐसा लगता था कि वो इस बू को जानता है, पहचानता है, इसका मतलब भी समझता है, लेकिन किसी और को समझा नहीं सकता। बरसात के यही दिन थे। यही खिड़की के बाहर जब उसने देखा तो पीपल के पत्ते लरज लरज कर नहा रहे थे। हवा में सरसराहटें और फड़फड़ाहटें घुली हुई थीं। अंधेरा था, मगर उसमें दबी दबी धुंधली सी रोशनी भी समोई हुई थी, जैसे बारिश के कतरों के साथ लग कर तारों की थोड़ी थोड़ी रोशनी उतर आई हो। बरसात के यही दिन थे जब रणधीर के उस कमरे में सागवान का सिर्फ एक पलंग होता था, मगर अब उसके साथ ही एक दूसरा भी पड़ा था और कोने में एक नई ड्रेसिंग टेबल भी मौजूद थी। दिन यही बरसात के थे, मौसम भी बिल्कुल ऐसा ही था, मगर फजा में इत्र की तेज खुशबू बसी हुई थी। दूसरा पलंग खाली था। उस पलंग पर, जिस पर रणधीर औंधे मुंह लेटा खिड़की के बाहर पीपल के लरसते हुए पत्तों पर बारिश के कतरों का रक्स देख रहा था, एक गोरी चिट्टी लड़की अपने सतर को नंगे जिस्म से छुपाने की नाकाम कोशिश करते करते गालिबन सो गई थी। उसकी लाल रेशमी शलवार दूसरे पलंग पर पड़ी थी। उसके गहरे सुर्ख अजारबंद का एक फुंदना नीचे लटक रहा था। पलंग पर उसके दूसरे उतरे हुए कपड़े भी पड़े थे। उसकी सुनहरी फूलों वाली कमीज, अंगिया, जांगिया और दुपट्टा सब का रंग सुर्ख था, बेहद सुर्ख। ये सब कपड़े हिना के इत्र की तेज खुशबू में बसे हुए थे। लड़की के स्याह बालों में मैश के जर्रे गर्द की तरह जमे हुए थे। चेहरे पर गाजे, सुर्खी और मीशत के उन जर्रात ने मिलजुल कर एक अजीब गरीब रंग पैदा कर दिया था, बेजान सा उड़ा उड़ा रंग। और उसके गोरे सीने पर अंगिया के कच्चे रंग ने जा बजा लाल लाल धब्बे डाल दिए थे। छातियां दूध की तरह सफेद थीं, जिसमें थोड़ी थोड़ी नीलाहट भी थी। बगलों के बाल मुड़े हुए थे, जिसके बायस वहां सुरमई गुबार सा पैदा हो गया था। रणधीर कई बार उस लड़की की तरफ देखकर सोच चुका था, क्या ऐसा नहीं लगता जैसे मैंने अभी अभी कीलें उखेड़ कर इसको लकड़ी के बंद बॉक्स में से निकाला है, किताबों और चीनी के बर्तनों की तरह? क्योंकि जिस तरह किताबों पर दाब के निशान होते हैं, चीनी के बर्तनों पर हिलने जुलने से खराशें आ जाती हैं, ठीक उसी तरह उस लड़की के बदन पर भी कई निशान थे। जब रणधीर ने उसकी तंग और चुस्त अंगिया की डोरियां खोली थीं, तो उसकी पीठ पर और सामने सीने के नरम नरम गोश्त पर झुर्रियां सी बनी हुई थीं और कमर के इर्द गिर्द कस कर बांधे हुए अजारबंद का निशान। वजनी और नुकीले जड़ाव नेकलेस से उसके सीने पर कई जगह खराशें पड़ गई थीं, जैसे नाखूनों से बड़े जोर से खुजाया गया हो। बरसात के वही दिन थे। पीपल के नरम कोमल पत्तों पर बारिश के कतरे गिरने से वैसी ही आवाज पैदा हो रही थी जैसी रणधीर उस दिन सारी रात सुनता रहा था। मौसम बहुत खुशगवार था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसमें हिना के इत्र की तेज खुशबू घुली हुई थी। रणधीर के हाथ बहुत देर तक उस गोरी चिट्टी लड़की के कच्चे दूध ऐसे सफेद सीने पर
हवाई लम्स की तरह फिरते रहे। उसकी उंगलियों ने उस गोरे गोरे जिस्म में कई इर्ताश दौड़ते हुए महसूस किए थे। उसके नरम नरम जिस्म के कई गोशों में सिमटी हुई कपकपाहटों का भी पता चला था। जब उसने अपना सीना उसके सीने के साथ मिलाया तो रणधीर के जिस्म के हर मस्साम ने उस लड़की के बदन के छिड़े हुए तारों की आवाज सुनी। लेकिन वो पुकार कहां थी? वो पुकार जो उसने घाटन लड़की के जिस्म की बू में सूंघी थी। वो पुकार जो दूध के प्यासे बच्चे के रोने से कहीं ज्यादा काबिल फहम थी। वो पुकार जो सौती हुदूद से निकलकर बेआवाज हो गई थी। रणधीर सलाखों वाली खिड़की से बाहर देख रहा था। उसके बहुत करीब पीपल के पत्ते लरज रहे थे, मगर वो उनकी लर्जिशों के उस पार कहीं बहुत दूर देखने की कोशिश कर रहा था, जहां उस मिट मैले बादलों में अजीब किस्म की धुंधली रोशनी दिखाई देती थी, ठीक वैसे ही जैसी उस घाटन लड़की के सीने में उसे नजर आई थी। ऐसी रोशनी जो राज की बात की तरह छुपी हुई मगर जाहिर थी। रणधीर के पहलू में एक गोरी चिट्टी लड़की, जिसका जिस्म दूध और घी मिले आटे की तरह मुलायम था, लेटी थी। उसके सोए हुए जिस्म से हिना के इत्र की खुशबू आ रही थी, जो अब थकी थकी मालूम होती थी। रणधीर को यह दम तोड़ती और हालत नज़ा को पहुंची हुई खुशबू बहुत नागवार मालूम हुई। उसमें कुछ खटास थी, एक अजीब किस्म की खटास, जिस तरह बदहजमी की डकारों में होती है, उदास, बेरंग, बेकैफ। रणधीर ने अपने पहलू में लेटी हुई लड़की की तरफ देखा। जिस तरह फटे हुए दूध में सफेद सफेद बेजान फटकियां बेरंग पानी में साकिन होती हैं, उसी तरह उस लड़की की निस्वानियत उसके वजूद में ठहरी हुई थी, सफेद सफेद धब्बों की सूरत में। असल में रणधीर के दिलो दिमाग में वो बू बस गई थी जो उस घाटन लड़की के जिस्म से बगैर किसी बैरूनी कोशिश के बाहर निकल रही थी। वो बू जो हिना के इत्र से कहीं ज्यादा हल्की फुल्की और दूर रस थी, जिसमें सूंघे जाने का इज़्तिराब नहीं था, जो खुद ब खुद नाक के रास्ते दाखिल होकर अपनी सही मंजिल पर पहुंच गई थी। रणधीर ने आखिरी कोशिश करते हुए उस लड़की के दुधियाले जिस्म पर हाथ फेरा, मगर उसे कोई कपकपाहट महसूस न हुई। उसकी नई नवेली बीवी, जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की लड़की थी, जिसने बीए तक तालीम पाई थी और जो अपने कॉलेज में सैकड़ों लड़कों के दिल की धड़कन थी, रणधीर की नब्ज तेज न कर सकी। वो हिना की मरती हुई खुशबू में उस बू की जुस्तजू करता रहा जो बरसात के उन्हीं दिनों में, जब खिड़की के बाहर पीपल के पत्ते बारिश में नहा रहे थे, उसे घाटन लड़की के मैले जिस्म से आई थी। दोस्तों साहिबो, यह था सादत हसन मंटो का अफसाना बू। एक छोटी सी कहानी, मगर इंसानी एहसास, याद, कशिश और बातिन की पेचीदगियों को जिस अंदाज से यह अफसाना छूता है, वो इसे मंटो की यादगार तख्लीकात में शामिल कर देता है। बू हमें यह एहसास दिलाता है कि इंसान की पसंद, उसकी चाहत, उसकी याद और उसकी वाबस्तगी हमेशा अक्ल के हिसाब से नहीं चलती। कभी एक मामूली सा लम्हा, एक भूली बिसरी कैफियत या एक अनजानी सी खुशबू भी दिल में ऐसी जगह बना लेती है जहां बड़े बड़े ताल्लुक भी नहीं पहुंच पाते। मंटो का कमाल यही है कि वो इंसान को उसके जाहिर से नहीं, उसके अंदर से पकड़ता है। और बू में भी वो हमें यही दिखाता है कि असल कहानी हमेशा वो नहीं होती जो सामने नजर आ रही हो। असल कहानी अक्सर इंसान के अंदर चल रही होती है। अगर आपको ये पेशकश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसे दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप उर्दू अदब के ऐसे ही खूबसूरत और फिक्रंगेज अफसाने सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कमेंट में जरूर लिखिए कि बू ने आपको किस एहसास से दो चार किया। क्या यह सिर्फ एक कहानी थी या इंसान के अंदर छिपी हुई किसी खामोश कैफियत का आईना? मैं हूं आरिफ बा हलीम और आप देख रहे थे बोलती किताबें। सलामत रहें।